वैसे ये आखिरी क्लास है आपकी और ये क्लास बहुत पहले थी। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए इस टाइम पे शेड्यूल हो गई है सेम टाइम पे। अब इसमें मेरी भी गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है ना? वैसा तो है नहीं कि आपकी इसके अलावा कोई 7 बजे क्लास ही नहीं होती है ना? कई बार क्लास होती होगी। तो आज के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मेरी क्लास तो अब सुबह ही हुआ करेगी, चाहे वो करंट की हो, चाहे वो स्टैटिक की हो। तो अब छोड़ो। तो एक बार फिर जस्ट 2 मिनट चाहेंगे, जब तक 2 मिनट में सारे बच्चे जुड़ते हैं और पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हाँ, 19 तारीख से आपकी सारी क्लासेस शुरू हो रही हैं और 19 से ही आपका करंट अफेयर भी शुरू हो रहा है ना? तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। मैम आप कहाँ हैं? हम ऑफिस में ही हैं। कहाँ रहेंगे? मैं दिख नहीं रही हूँ, मतलब आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आवाज़ नहीं आ रही है? अरे यार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एवरीवन एक बार मुझे बताओ, आवाज़ आ रही है? वीडियो क्लियर है? हेलो? आवाज़ आ रही है? वीडियो क्लियर है? एक बार बताओ। अतः पढ़ावत हनी रुक जाइए, है ना? हाँ जी। सब सब ठीक है ना? मतलब हाँ जी, बस 2 सेकंड दीजिएगा। आप लोग ना मेरे से मैंने देखा है कि जब मेरी बारी आती है तो सारे नखरे शुरू होते हैं। खाली सारे नखरे मैडम ही झेलती है और बाकी टीचरों से इतने नखरे नहीं चलते हैं, है ना? और बताते हैं, थोड़े से तबीयत ठीक हो जाए फिर बताते हैं, रुक जाओ। फिर नखरे झिलाते हैं, फिर मैडम भी नखरे करेगी, ठीक है? हाँ, मैंने देखा है बाकी टीचर जो कहते हैं, जैसा पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ते हो। बस मैडम के साथ नखरे शुरू होते हैं। मैम ये नहीं है, वो नहीं है, ये पंचायत, वो पंचायत। कर लो बेटा। घर में 2 ही लोग नखरे झेलते हैं, एक होती है बहन, दूसरी होती है मम्मी, है ना? तो मम्मी तो मैं हूँ नहीं, बहन ही हो सकती हूँ। तो बहन से जितने नखरे करो ना, बाद में फिर उतने ही झेलने भी पड़ते हैं। तो मुझे फाइनली आज मेरे मर्ज का पता चला और जब मैंने तीसरी बार अपना ब्लड टेस्ट कराया तो निकल के आया कि हमने टाइफाइड हुआ है ना? और आज पहली खुराक खाई है और बहुत एकदम तंदुरुस्त होके सामने है, तो प्रकट हो गए हैं एक तरीके से। दो सेकंड बच्चों। पीसीआर मोई सर, हेलो पीसीआर। अरे क्लास है, रुक जाओ। ये मेरा पीडीएफ है, इसे मैंने बच्चों को शेयर करना है। कैसे करूँ? कल को उसने बताया था, वो मुझे भूल गया। कैसे बताया था? वो उन्होंने राइट साइड पे क्लिक करके और फिर कुछ बोला था। अरे यार, नहीं मैं ठीक हूँ, बस ये पीपीटी पीडीएफ शेयर करनी है मुझे। 2 सेकंड सर। यार, अच्छा आप लोगों ने आज टेस्ट अटेंड किया होगा? हाँ जी, कैसा रहा टेस्ट? टेस्ट के क्वेश्चन हार्ड थे? होता है,
कई बार ऐसा होता है। ये मेरी पीडीएफ है, इसको शेयर करनी है बच्चों। होती है, कल आमिर सर ने किया था। आमिर सर ने, मैंने पढ़ाया भी था। आमिर चूतिया। अब हो बबुआ, चला पढ़ा शुरू करी। सोनी कुमारी कैसे हैं? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमानंद, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कृपया एक बार फिर बता दें। साउंड नहीं आ रही है? कहाँ चले जाते हैं? अरे यहाँ बहुत पंचायत हो जाती कई बार। हाय, आवाज नहीं आ रही है। ए बाबा। हे जगन्नाथ, आवाज आ रही है? यस, ऑलराइट। तो डन मेरे इडिंगो बिडिंगो। और मेरे सबसे प्रिय बच्चों में से जिनका नाम मैं रखती हूँ उनका नाम होता है डिंगो बिडिंगो। तो आज आपकी स्टैटिक की आखिरी क्लास है। कृपया लुत्फ उठाएं और मेरे साथ हंसते मुस्कुराते रहें। 4 दिन की जिंदगी है, 4 लोग क्या कहेंगे सोच के आप क्या कहेंगे, यही सोचेंगे आप तो लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में अपनी जिंदगी नहीं तबाह करनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी। बिल्कुल। तो सबको क्लियर है ना? सब कुछ एक बार बता दो, सही सही बता दो। डिडिंगी बिडिंगो। इडिंगो बिडिंगो। अरे हमेशा ऑलवेज खुश रहती हूँ मैं, देखो भला। अभी विश्व बैंक पढ़ोगे, दिमाग के ऊपर से सब जाएगा, फिर कहोगे भगवान ये जीवन में क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। अरे मिस यू बहुत सारा, एकदम लॉट्स ऑफ यू। तो दोनों हाथ पीछे तक ऐसे ऐसे करके लोग ऐसे मापते हैं ना कि इतना इतना इतना, हम कहते हैं दोनों हाथ पीछे तक। आई मिस यू बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, बहुत सारा। हाँ जी। तो कल हमने यूनाइटेड नेशन पूरा पढ़ा था। यूनाइटेड नेशन के दोहराने की मैंने कल 3 बार कोशिश की थी। 1 घंटा खाली हम यूनाइटेड नेशन पढ़े थे। तो कृपया आज मुझे बिल्कुल मत बोलना कि यूनाइटेड नेशन दोबारा पढ़ा दो, नहीं तो मैंने खोपड़ी खोल देनी है। बताए सही बात, ठीक है? हाँ जी। अब आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में हमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, जो मोटी मोटी बात है सिर्फ उतना ही पूछेंगे।
अरे नेशनल पार्क इसमें थोड़े कम आ रहे हैं, नेशनल पार्क तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, है ना। और जो थोड़े बहुत चैप्टर हैं, जब करंट अफेयर के थोड़े बहुत टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसी के साथ रिलेट करके आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। हाँ जी, अभी बहुत लंबा सफर है हमारा, जीवन खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोग करंट अफेयर भी मेरे साथ झेलोगे, तो झेलने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे समझ लो, आराम से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब धीरे धीरे तबीयत ठीक हो जाएगी तो ऐसे मुस्कुराते चेहरे दिखेंगे मेरे सामने। हाँ, तो विश्व बैंक में छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, जैसे कि सबसे पहले विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। सारी चीजें दिमाग से हटाओ, सिर्फ इतना रखो, विश्व बैंक कब स्थापित हुआ था। तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो 1944 में, जुलाई 1944 में ये स्थापित हुआ था। अब इमोजी कैसे भेज देते हैं, रुक जाओ बताते हैं इमोजी कैसे भेजते हैं, यही रखा है जीवन में, इमोजी कैसे भेजते हैं। ये लो, अब शांति से पढ़ो। तो 1944, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और ध्यान रखिएगा कि पैसे और रुपयों से रिलेटेड, ठीक है, हाँ जी, जितने भी पैसे रुपये हैं, ठीक है, पैसे रुपये हैं, इनसे रिलेटेड सारी चीजें या फिर सारे हेडक्वार्टर अगर भेजते हैं, कोई आपको तुक्का मारने भेजे, तो वॉशिंगटन डीसी तुक्का मार के चले आएगा, आपका आंसर सही होगा, क्योंकि पैसे रुपए की लेन देन सारी मोटी बात होती है आपके वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, है ना। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, यहाँ पे वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहाँ पे है ये, तो ये पड़ता है आपके अमेरिका में। तो वर्ल्ड बैंक की सबसे पहली बात कि 1944 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपके वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक है, हाँ जी, हेडक्वार्टर पड़ता है। इसमें कितने सदस्य देश हैं, ये भी रेयर ही पूछता है, बट हमें याद रखना है कि कितने सदस्य देश इसके अंदर काम करते हैं। तो 189, ठीक है, ठीक है, 189 जो सदस्य देश है इसके हैं। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट की बात करें कि कौन वर्तमान अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष पहले थे डेविड मालपास, लेकिन डेविड मालपास में ना मतलब कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था कि थोड़ी बहुत पैसे की लेन देन या अपने पर्सनल यूज पे कर लेते थे, जिस कारण से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो इस टाइम के वर्तमान है ना, वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे कि करंट चेयरमैन, ठीक है, हाँ जी, करंट चेयरमैन, जिनको क्लास नहीं दिखाई दे रही है, कृपया वो रिज्वाइन कर ले, है ना, रिज्वाइन कर ले। सबको क्लास दिख रही है कि कोई दिक्कत जा रही है, बताओ। और क्लियर है, दिख नहीं रहा यार, रिज्वाइन करके देखो, दिखना शुरू हो जाएगा, है ना, रिज्वाइन करके देखो, मैं नहीं दिख रही होंगी आपको, पीपीटी या फिर पीडीएफ दिख रही होगी। यार ये खांसी मेरी जब तक ये टाइफाइड ठीक नहीं होता तब तक ये परमानेंट रहेगी, मैं पानी पी लूं, जहर पी लूं, तो कोल्ड ड्रिंक पी लूं, कुछ भी पी लूं, ठीक नहीं होगा, है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, ये तबीयत ठीक होने के साथ ही जाएगी। हाँ जी, रिफ्रेश कर लो, है ना। तो हेडक्वार्टर है 189, जो सदस्य देश इसमें काम करते हैं, करंट चीफ, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, अजय बांगा, ठीक है, अजय बांगा इनका नाम है, ठीक है, अजय बांगा। अगर आपको सिर्फ इतना याद है तो आप ये वाला टॉपिक आराम से कवर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, मतलब नहीं पूछता है, ठीक है। हाँ, आगे चले, आगे चले, हाँ, जिनको दिक्कत होगी एक बार बताना, हम रिवाइज करवा देंगे। बाकी ये सारी पढ़ने लायक चीजें हैं, अगर पढ़ ले तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज छोटा सा देख लो, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के थ्रू छोटी छोटी रिपोर्ट आती है। तो वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट के अंतर्गत हमारे 2021-22 के लिए जो रिपोर्ट आई थी जीडीपी ग्रोथ की, कि 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी आपका,
है ना। तो 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, वो थी 8.3% की। चूंकि कोविड से हम लोग उभरे ही थे, उस टाइम पे 8.3% बताई गई थी, लेकिन 2023 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी है, तो ये है 6.3% की इस टाइम पे, 6.3% की, इसको ध्यान रखिएगा। 2022 में एक रिपोर्ट आई थी आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये आपके व्यापार से रिलेटेड जो फायदे होते हैं ना, मुनाफे होते हैं, उनको लेकर के रिपोर्ट प्रकाशित करती है आपकी वर्ल्ड बैंक। तो इस बार हमारी जो वर्ल्ड बैंक है 2023 की अगर बात करें, क्योंकि 2022 का ये पुराना डाटा हो गया है, 2023 की बात करें तो 2023 में हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें हमारे भारत ने एक अच्छा रैंक लिया है, और करीबन देखा जाए तो 38वें नंबर पे पहुंच चुका है ना, 38वें नंबर पे, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बहुत तेजी से हुई और हमने बिजनेस को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। इस टाइम पे भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के ट्रेड सबसे हाई चल रहे हैं, हम सबसे बेहतर ट्रेड कर रहे हैं, और हमने हमारे बेस्ट ट्रेड पार्टनर पे अमेरिका टॉप पे चल रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलो बाकी दिमाग नहीं लगाना, नहीं पूछेगा। हाँ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर देखें तो इस पर मत गौर करिएगा, ये जब आप आईएएस पीसीएस इनके एग्जाम देते हैं तो ये पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता, हर टाइम पे ये अलग अलग डाटा आता रहता है, ठीक है। आगे देखो, इसके साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अच्छा टॉपिक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हिंदी में कहा जाता है, रशिया से करता है ट्रेड, रशिया पूरे पूरे विश्व का, ठीक है, हाँ जी। अगर रूस की बात करें तो रूस पूरे विश्व में अगर कहीं पे भी आपको कच्चा तेल दिख रहा है, ठीक है, कच्चा तेल दिख रहा है, ठीक है, और कच्चे तेल की अगर ट्रेड की बात की जाए तो चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश आप उठा के देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ रशिया से ही जाते हैं, क्योंकि रशिया कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस का भी भंडार कहाँ पाया जाता है, रशिया में। यही कारण है कि जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था तो सारे देश विरोध तो कर रहे थे, ठीक है, सारे देश विरोध तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी रशिया के अगेंस्ट में खड़े नहीं हो पा रहा था कि हम तुम्हारा जम के विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रशिया अगर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस देना बंद कर दे तो भाई काम ना चले, आधा काम रुक जाए लोगों का, तो जिस कारण से रशिया हमेशा राज करता है, ठीक है, इस मामले में, तो इसको ध्यान रखना। अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें मोर ओपा एक बात बताए, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष लिखा तब कैसे हिंदी लिख दे, अलग से लिख दे हिंदी, यार कभी कभी हमको लगता है क्या ही बता दे, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, उसके बाद भी कहते हैं अंग्रेजी में लिख दो, उसके बाद भी कहते हैं हिंदी में लिख दो। मैडम आप फारसी में लिखना शुरू, पता भी ना चले क्या लिखा है वहां पे है ना। हाँ जी, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक के साथ ही ये स्थापित हुआ था 1944 में, ठीक है, 1944 में। और यहाँ पर अगर इसके औपचारिक गठन की अगर देखी जाए तो पूर्ण रूपेण इसके गठन की बात वर्ल्ड बैंक के साथ ही चली थी 1944 में, लेकिन पूर्ण रूपेण औपचारिक रूप से सारे देशों ने जब मान्यता दी उस टाइम पे अगर बात करें कि कब पूरी तरह से स्थापित हुई, इसका पूरा गठन हुआ है, तो 27 दिसंबर 1945। अगर हम यहाँ पर बिना कंफ्यूजन के देखें तो IMF का गठन कब हुआ है, तो आपको लिखना है 1945, ठीक है, 1945 रशिया में इसलिए गोरे होते हैं, नहीं, गोरे होने का कारण वहां का एटमॉस्फेयर है। जहाँ पे भी ठंडे प्रदेश अगर आप देखेंगे तो ठंडे प्रदेशों में आपको काले लोग दिखेंगे नहीं, है ना। वहीं अगर आप अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पे जलवायु का बहुत असर होता है, वहाँ पे ठंड कम है, धूप ज्यादा है, जिस कारण से वहाँ के लोगों की स्किन डार्क होती है, ठीक है। वही अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत के लोग आपको गेहूं कलर के दिखेंगे, ना गोरे ना काले, ठीक है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि लोगों का कलर कैसा होगा, ठीक।
हाँ जी। और ये जो विटामिन डी की डिफिशियंसी है ना, ये हमने यही अंग्रेजों से उठाई है, क्योंकि वहाँ धूप होता नहीं है, बॉडी में विटामिन डी मिलता नहीं उनको धूप से, तो बेचारे परेशान रहते हैं। अमेरिका में दोनों कैसे मिलते हैं? अमेरिका में अफ्रीका के सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका जाना पसंद करते हैं, है ना? जैसे अगर आप भारत के आसपास का एरिया देखेंगे, तो सबसे डेवलप हमारे सारे मुस्लिम कंट्री में हमारा या तो क्या कहते हैं, एकदम से सऊदी अरब या फिर खाड़ी वाले देश है, या फिर अगर इधर पे आएंगे आप उत्तर के साइड पे, मतलब दक्षिण की साइड पे, तो हमारा भारत है। तो हमारे भारत में आप हर टाइप के लोग देखेंगे। अब मेरे से जियोग्राफी पे बहस मत करो यार, अब क्या ही समझाएं। ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है ना। हाँ ठीक है, इसको देख लो। तो यहाँ पे गठन देख लेना, कब हुआ था आईएमएफ का गठन? 1945 में, है ना। आगे देखो, इसके साथ अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो मैंने कहा ना, पैसे रुपयों से रिलेटेड सारे हेडक्वार्टर आप वाशिंगटन डीसी भेज सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम चुप मार के बैठ रहेंगे। सदस्य देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कितने हैं? तो 190 देश इसके सदस्य देश हैं। आपके अध्यक्ष नहीं पूछे जाएंगे, मत ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि है आपके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बात करें तो WEF इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये 1971 में स्थापित हुआ था, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम बल्कि ये टाइम टाइम पे अलग अलग रिपोर्ट जरूर जारी करती है ना। बट ये भी एक संस्था है जो कि पैसों रुपयों से रिलेटेड जो फर्म होते हैं ना, उनकी तरह काम करते हैं। एक तरीके से अगर कोई देश उधारी लेना चाहता है ना, तो वो वर्ल्ड बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता देते हैं उन देशों को, एक तरीके से लोन प्रोवाइडर का काम करते हैं आपके वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। तो ये सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन के तौर पे काम करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेरी क्लास डेली हो रही है इस समय, पिछले एक हफ्ते से, सुबह 7 बजे। तो आप सुबह 7 बजे मेरे साथ करंट अफेयर की क्लास में मिल सकते हैं, संडे छोड़ के, क्योंकि संडे एक दिन मिलता है, सो लेते हैं मैडम, है ना। तो पिछले मंडे से नॉन स्टॉप क्लास हो रही है, आगे भी होते रहेगी, ठीक। आगे चलिए, अगला है आपका, जिसे हम कहते हैं आपका हाँ जी, यूनेस्को। यूनेस्को एवरग्रीन क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में। यूनेस्को से हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि शाम में नहीं, सुबह मॉर्निंग 7 AM, ठीक है। हाँ जी, करंट अफेयर की क्लास डेली होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग के अब ऑलमोस्ट जो पेपर है वो डन होने को हैं, तो आप खाली समय रहेंगे आपके पास, है ना। तो उस टाइम पे आप डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी स्ट्रांग होगा, और चीज़ों की जो समझ है वो भी अच्छी हो जाएगी, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर यूनेस्को देखा जाए, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड मतलब कि यूनाइटेड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, यहाँ पे नेशन होना चाहिए था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनेस्को किसके अंदर काम करता है? तो ये अंडर काम करता है यूनाइटेड नेशन के, एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को, ये यूनेस्को जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एजुकेशनल मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड, साइंटिफिक मतलब कि खोज से रिलेटेड, कल्चरल मतलब कि सांस्कृतिक चीजों से रिलेटेड, जितने भी मुद्दे होते हैं उनके लिए जिम्मेदार संस्था होती है आपकी यूनेस्को। कोई भी अगर बड़ा एजुकेशन में काम हुआ है तो उसको यूनेस्को की एक लिस्ट होती है, उसमें शामिल कर देते हैं। अगर किसी ने साइंटिफिक एरिया में बड़ा काम किया है तो उसको भी इस लिस्ट में शामिल कर देते हैं। कल्चरल एरिया में आपने देखा होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट टाइम टाइम पे आती है, जिसमें हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज
लिस्ट में टोटल 42 प्लेसेस शामिल हो चुके हैं, है ना, हो चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम नहीं लिख पाए। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम उससे कुछ ज़्यादा नहीं याद करना है, बस 1971 में स्थापित हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम वर्ल्ड बैंक से कांटेक्ट करके लोन प्रोवाइडर का काम करती है और उसका हेडक्वार्टर है आपके कहाँ पे, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बस इतना ही याद रखना उससे। आप एक बार वीडियो को दोबारा वो कर ले, रिज्वाइन कर ले, हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो यूनेस्को से हमें क्या क्या याद रखना है? रुक रुक के चल रहा है बट यार, ऐसा क्यों है? मैं तो छू भी नहीं रही। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो यूनेस्को से हमको क्या क्या याद रखना है? यूनेस्को से हमको याद रखना है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, किसके अंदर काम करने वाली संस्था है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट जारी होती है, जो कि कल्चर चीजों को, मतलब जो हमारी सांस्कृतिक चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड होती है। इस टाइम पे कितने लिस्ट में शामिल हो चुके हैं? तो 42 प्लेसेस हैं जो कि शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को का गठन, या कह ले यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ है ये 16 नवंबर 1945 को। बट 16 नवंबर इतना पूछा नहीं जाता, आप सिर्फ 1945 याद रखेंगे, इतना ही काम करेगा। ठीक है, हाँ जी, इतना ही काम करेगा। इसके अलावा इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस, फ्रांस में। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, कई बच्चों को ये याद रहता है कि ऑलमोस्ट चीजों का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो वो उसको ही टिक करके आते हैं। बट हमें ध्यान रखना है कि पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। राजीव यार, मैं क्या करूं, मतलब यहाँ पे शायद ये कनेक्शन की दिक्कत है और ये सर्वर इशू थोड़ा सा चल रहा है। अरे यार, सर, पीसीआर दिक्कत कर रहा है। मेरे टाइम पे ऐसा होता है या सबके टाइम पे ऐसा होता है? है ना, तो कई बच्चों को दिक्कत है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सब ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। कितने सदस्य देश इसके अंदर काम करते हैं? तो ये है 193। ठीक है, 193। तो अब देख लो यूनेस्को से याद क्या क्या करना है। सबसे पहले तो यूनेस्को का गठन कब हुआ? टाइम, मतलब ये बच्चों की दिक्कत है कि ये क्लास उनके तक जा नहीं रही है, मतलब बीच में दिक्कत आ रही है। एक बार आप देख लो। हाँ, ठीक है। बच्चों, अगर नहीं होगा ना तो मैं ये क्लास आपको, जब करंट अफेयर शुरू होगा
उस टाइम पे एक दिन अलग से निकाल के पढ़ाऊंगी, है ना, एक दिन अलग से पढ़ाऊंगी और बाकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग खुद से भी एक बार रीड कर सकते हैं। तो परेशान मत होना, आपका ये पूरा कंप्लीट होगा, है ना। हाँ जी, तो इसी के साथ यूनेस्को से हमें क्या क्या याद रखना है। 1945 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हाँ जी, और यूनेस्को का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, सॉरी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, क्या हुआ, चल तो रहा है। है ना। हाँ जी, तो इसका एक तो सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल आपके साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, सबसे मेजर चीज। इसके कंट्री मेंबर कितने हैं, तो 193 इसके कंट्री मेंबर हैं, ठीक है, कंट्री मेंबर है इसके, इतना ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर आगे देखें तो हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ अगर देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ ये यहाँ से भी बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता है। सबसे पहले तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है, ये है आपका वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इसका ये फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेब्लिश कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1948 में इसका गठन हुआ है, ठीक है, गठन हुआ है। इसके साथ डब्ल्यूएचओ टाइम टाइम पे ना एक रिपोर्ट जारी करती है, जो कि पूरे विश्व को लेकर के होती है, हेल्थ रिपोर्ट। और हेल्थ रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर किसी देश में बहुत ज्यादा कोई बीमारी एक्टिव है, तो उस बीमारी को खत्म कैसे करना है, उसके लिए मतलब कि इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध प्रोवाइड करवाना, और एक टारगेट डिसाइड करके देना कि आप इस टाइम तक इस रोग को पूरे तरीके से खत्म कर दो। जैसे कि अब अगर भारत में बात करें तो जैसे टीबी को ले लीजिए, है ना, उससे पहले पोलियो को ले लीजिए। पोलियो को भारत ने 2014 में ही खत्म कर दिया था। उसके बाद हमने टारगेट किया है टीबी और कैंसर को, ठीक है, टीबी और कैंसर को। तो टीबी को खत्म करने का हमने डिसाइड किया है कि टीबी हम पूरे तरीके से खत्म कर देंगे 2025 तक। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप 2030 तक खत्म कर दो, ठीक है। ऐसे ही हमने सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो रेड इस टाइप के होते हैं। जब आपको सिकल सेल होता है तो ये रेड ब्लड सेल्स राउंड ना हो करके कुछ ऐसे हो जाते हैं, है ना, ऐसे हो जाते हैं, इनका शेप चेंज हो जाता है। तो जैसे इस टाइप के स्ट्रक्चर पे फॉर्म होकर के आते हैं, तो आपस में जब दो से तीन ऐसे स्ट्रक्चर वाले आपस में कंबाइन होते हैं, तो एक गुच्छा फॉर्म कर लेते हैं, एक एक पूरा क्लम्प फॉर्म कर लेते हैं, जिस कारण से वहां पे ना एक रोक लग जाती है, एक तरीके से कहें तो। जैसे एक कोई पाइप है, कोई पाइप में जाकर के कचरा फंस गया, तो पानी का आना जाना भी बंद हो जाता है। ऐसे ही आपका जो ब्लड सेल्स होता है, ये मिलकर के गुच्छा फॉर्म कर लेते हैं, तो वहां से ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं हो पाता है। और इससे हमें, जैसे अगर हार्ट के किसी नस में ऐसा हुआ है, किसी वेन में ऐसा हुआ है, तो वहां पर अटैक जैसी प्रोसेस होने को आपको दिखेगी। तो ये सिकल सेल एनीमिया को पूरे तरीके से हमें खत्म करने का डिसाइड किया है 2047 तक, ठीक है, 2047 तक, इसको ध्यान रखना, ठीक। हाँ जी, इसके अलावा इसके अलावा डब्ल्यूएचओ से इतना पूछेगा नहीं, है ना, इतना पूछेगा नहीं। यार ये यहाँ पे सिस्टम की दिक्कत है, यहाँ पे सिर्फ सिस्टम की दिक्कत है, यहाँ पे मेरी दिक्कत नहीं है, ये सिस्टम ही थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप लोग आज परेशान मत हो, मैं आपको पीडीएफ अपलोड करके दे देती हूँ। और पीडीएफ अपलोड करने के बाद जो हमारी अगली क्लास होगी ना करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की क्लास में जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, तो लास्ट में इस टॉपिक को भी रख लेंगे। और
लास्ट क्लास में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, नहीं होगा तो बोलिएगा। जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे भी होंगे तो एक लेक्चर हम पूरा कंप्लीट ले लेंगे यूट्यूब पे, स्पेशल क्लास हो जाएगी जिसमें सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भी देख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए थ्योरी क्लास वहाँ पे कंडक्ट करेंगे, 1 घंटे की पूरी होगी, है ना। तेजी से थोड़ा आगे चलेंगे तो वहाँ पे भी आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं याद करने, अगर सारे याद करने बैठेंगे तो 30 से ज्यादा है। एक पूरा मतलब एक पूरा लंबा समय 8-10 दिन का, 1 हफ्ते का तो यही ले लेंगे। तो हमेशा मतलब गिने चुने हैं करीबन 10 के आसपास, तो 30 में से सिर्फ 10 ही याद करने हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें उन 10 को फोकस में रखना है और हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है ना। हमें अलग से किताब नहीं लिखनी है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। हाँ जी। एक तो एक खांसी यार। करंट अफेयर की क्लास पेड बैच में 19 तारीख से शुरू होगी और 19 तारीख से ही आपके करंट अफेयर के साथ हम इन चीजों को भी रख लेंगे, है ना। और करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर 19 दिसंबर से शुरू होगा। सबसे पहली बात, पहले हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर हम मंथ वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। मंथ वाइज पढ़ेंगे। अगर आप टॉपिक वाइज अगर रिवीजन करते रहोगे, मंथ वाइज में आंसर देने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सारे टॉपिक पहले ही पढ़ चुके होगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन के आंसर आपको याद होंगे, है ना। इसलिए टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद हम मंथ वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। देन हम कुछ टेस्ट रखेंगे। जो भी आप टॉपिक पढ़ लिए हैं, मंथ वाइज पढ़ लिए हैं, वो आपको कितना याद है, कैसे कैसे आप उसे पढ़े हो, उन सारी चीजों को हम एक साथ टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर का पूरा फॉर्मेट है। अभी स्टैटिक में मेरी थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था, बीमारी का पता नहीं चला, बड़ा लेट हुआ, जिस कारण से खांसी, दिक्कत, दवाई, बुखार, ये सब कुछ में पूरा टाइम इधर उधर हो गया। बट आई प्रॉमिस कि आपका करंट अफेयर का पूरा सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा और मैं अपना पूरा 100% दूंगी, है ना। तो ये जो भी कमी रही है यहाँ थोड़ी बहुत भी अगर हुई है मेरी तबीयत के कारण, तो उसकी भरपाई हम करंट अफेयर में पूरी कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो माफ करना जो भी दिक्कतें हुई हैं। और अगली बार से ये जो सारा इधर बैठ करके होता है ना, ये सिस्टम की दिक्कत होती है, ये भी नहीं होगी, इसके लिए भी मैं आपको श्योर करती हूँ। हाँ हाँ, पहले ही सारा हम चेक करके आएंगे, है ना। हाँ, पहले ही चेक कर लेंगे। तो चलो आप परेशान मत हो, मिलते हैं 19 तारीख को, 19 दिसंबर को, और एकदम फ्रेश माइंड सेट के साथ हम पढ़ना शुरू करेंगे वहाँ पे, ठीक है। हाँ, और बाकी छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं, ग्लिच होता रहता है, उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ, ओके, बाय, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और छोटी छोटी चीजें होती हैं, इग्नोर कर देना, है ना। हाँ जी, चलो बाय। आप लोग के साथ बड़ी बड़ी बड़े बड़े स्टूडेंट के साथ छोटी छोटी दिक्कतें होते रहती हैं, जीवन बहुत बड़ा है ना। हाँ जी, चलो बाय। टेक्निकल मैं ध्यान रखूंगी, है ना, ध्यान रखूंगी। ओके। आज ही ये दिक्कत हुई है।
ओके। हाँ, दीपक जा रहा है, जा रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे सर्वर इश्यू है ना, जिस कारण से आने में दिक्कत हो रही है। ठीक है? ओके। बाय-बाय क्लास, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी बच्चे बहुत स्वीट हैं, बहुत क्यूट हैं और काफ़ी अच्छे से वो पढ़ते भी हैं। बट मेरी तरफ से इस बार थोड़ी-सी दिक्कत हुई तबीयत के कारण, तो हम उसे अगली बार पूरा फुलफिल कर देंगे। ठीक है? ओके, बाय-बाय। थैंक यू क्लास, बाय-बाय। थैंक यू।